कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है गाइज। राधे राधे। वेलकम है आप सब लोगों का बालाजी क्लासेस में गाइज ये आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत। ठीक गाइज, और प्राचीन भारत का गाइज ये फर्स्ट लेक्चर होगा। बाकी इसके बाद आपको एक सेकंड लेक्चर मिलेगा और उसके बाद हमने सारा जो सिलेबस था वो पूरा कंप्लीट कर चुका। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दो लेक्चर बचे हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के दो पोर्शन गाइज छूट गए थे, तो उन लेक्चर को आज हम इस क्लास में लेके आए हैं। और बाकी इसके बाद गाइज बौद्ध धर्म से हमने पूरा, ठीक है, शिशोदिया वंश तक यानी कि पूरा प्राचीन भारत फिनिश कर लिया है। तो गाइज ये स्टार्टिंग का पहला लेक्चर, इसके बाद एक लेक्चर और आएगा। आपको दो लेक्चर कवर करने होंगे जिससे कि आपका प्राचीन भारत का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर गाइज आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा कि मध्य भारत पढ़ना है या फिर आधुनिक भारत। गाइज ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, तो गाइज प्राचीन भारत का इतिहास के आज प्रारंभ की कहानी की कहाँ से शुरू हुआ, इसका जन्म कब हुआ गाइज देखेंगे। गाइज देखिए लूसेंट से लिया गया है थोड़ा सा गाइज। ठीक, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है इसलिए गाइज बताया जा रहा है कि लूसेंट का है। ठीक है गाइज, आगे कर रहे हैं भारत का इतिहास। क्या बात की गई है? भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास गाइज 3 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया गाइज? 3 भागों में। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो गाइज हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। तो गाइज प्राचीन भारत का हमने सारा कोर्स कवर कर लिया, बस एक लेक्चर ये, इसके बाद एक लास्ट क्लास देखनी होगी आपको, उसके बाद फिर कवर हो जाएगा। तो लिखा है प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में अगर पढ़ें तो लिखा है गाइज भारत का इतिहास, ठीक है, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला है। कहाँ तक है? उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसका क्या नाम है? भारतवर्ष के कई और नाम है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों। कहाँ गाइज? जिसे महाकाव्य तथा पुराणों। कहाँ गाइज? महाकाव्य तथा महाकाव्य। कहाँ गाइज? महाकाव्य में तथा पुराणों में। कहाँ गाइज? पुराणों में भारतवर्ष। महाकाव्य तथा पुराणों में से क्या कहा गाइज? भारतवर्ष कहा गया, अर्थात जिसका मतलब होता है भारत का देश। क्या मतलब होता है? जिसका मतलब होता है भारत का देश। दैट्स ऑल गाइज। क्लियर हो रहा है? क्या कहा जाता है? भारत का देश कहा जाता है। ठीक है, अगर तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय, यहाँ के निवासियों के गाइज हम लोगों को क्या कहा जाता है? भारतीय कहा जाता है। अर्थात भारतीय का मतलब क्या होता है? अर्थात भारत की संतान कहा गया, यानी कि भारत के नाम पर ही भारत पड़ा। गाइज आपको अगर भारत के समय थोड़ा अच्छे से पढ़े, आप लोगों ने महाभारत देखी है, ठीक है, उसमें भारत लोगों, ये गाइज रामायण वाली भारत नहीं है गाइज, ये महाभारत में, ठीक है। दुष्यंत जी के विषय में आपने महाभारत देखी होगी तो उसमें सारा सीखा होगा। ठीक है, नहीं देखी तो देखेगा जरूर। यूनानियों ने भारत को इंडिया, तो गाइज यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप हो गया। क्या गाइज? कि यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद कहा। क्या कहा? हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से भी संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा में 3 भागों में, कितने में? 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भारत में डिवाइड किया गया है। ठीक गाइज, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये प्राचीन भारत की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक गाइज, अगर प्राचीन भारत की फर्स्ट क्लास की कहानी शुरू कहाँ से होती है गाइज? सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यहाँ से इसके पहले गाइज हमने और कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि जैसे भारत की जो है हमको कैसे मालूम होता प्राचीन भारत के, तो जो है हमको पूरा द्वारा और वेदों द्वारा और जो विदेशी आए थे भारत में भ्रमण करने, उनके लेखों द्वारा हमें प्राचीन भारत के विषय में विभिन्न जानकारियां मिलती हैं कि प्राचीन भारत में क्या कैसे था। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में, देखते हैं ये क्या, इसकी क्या कहानी है। सिंधु घाटी प्राचीन भारत में गाइस कौन सा पढ़ रहे हैं? प्राचीन भारत में पढ़ रहे हैं हम लोग सिंधु घाटी। गाइस कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी। ओके गाइस, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जो कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। गाइस ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है? अगर आपको नहीं पता तो गाइस हमारी पिछली वीडियो देखिए, और ये भी हम क्लियर कर देते अभी राइट। गाइस तो क्या होता है? ईस्वी जो गाइस ईसा मसीह थे, कौन थे? ईसा मसीह के जन्म के पहले, बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्या जिसे कहते हैं इंग्लिश में बीसी। इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं गाइस? सॉरी गाइस, इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं बीसी। क्या कहते हैं? बीसी, बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट जी के जन्म के पहले जो होता था उसे ईस्वी कहते थे। क्या कहते थे गाइस? ईस्वी, यानी ईसा पूर्व। क्या बोला जाता था? ईसा पूर्व, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले। और गाइस इसकी जो उल्टी होती तो जो है काउंट बैकवर्ड होती है, जिसका मतलब होता है कि उल्टा। कैसे होती थी? उल्टा। जैसे कि अभी हम इन्हें आपने हमारा गौतम बुद्ध वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563। गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563। क्या आगे लिखा है? ईसा पूर्व। क्या लिखा है?
ईसा पूर्व, यानी कि गाइज उनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 563 वर्ष पहले। और गाइज वहाँ उल्टी चलती थी, और जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तो उसकी बाद से फिर हम लोग क्या कहने लगे? ईसवी कहने लगे, यानी कि वन ईसवी आई, फिर 2 ईसवी आई ना, ईसवी यानी सन जो चला है, इसीलिए इसी तरह हम लोग पहुंच चुके हैं जैसे इस समय 2020 क्या ईसवी में, क्या है? ईसवी, यानी वही सन जिसे बात करते हैं। समझ में आएगा? इस क्लियर हो गया? तो बिफोर द जन्म ऑफ जीसस क्राइस्ट को पहले क्या कहते हैं? जिसे इंग्लिश में बीसी कहते हैं, है ना, जिसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की। तो गाइज ईसा मसीह के जन्म से 2500 कितने गाइज? 2500 साल पहले, यानी कि 2500 साल पहले से 1500 साल पहले तक, 2500 साल, भाई उल्टा के नहीं जा रहे, 2500 साल और पीछे चले जा रहे हैं, 1500 साल तक जब समय चल रहा था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था। दैट्स ऑल। आगे लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं, मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता सुमेर क्रीट के समान विकसित या प्राचीन थी। ये गाइस जैसे मिस्र की मेसोपोटामिया की सभ्यता बहुत प्राचीन है ना, सुमेर एवं क्रीट की जो सभ्यता है बहुत पुरानी है, उसी तरह प्राचीन भारत यानी सिंधु घाटी की सभ्यता भी बहुत पुरानी। सर्वप्रथम गाइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा माइंड कंसंट्रेट करना होगा। में राय बहादुर दयाराम साहनी, कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा, कहाँ गाइस? हड़प्पा कहाँ है? जो कि जिला मांटमोगरी पाकिस्तान में, इस समय कहाँ है? मांटमोगरी जो इस समय पाकिस्तान में है, वहीं पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या किया? नामक स्थान पर इस महत्वपूर्ण सभ्यता के अवशेषों का पता लगाया, यानी कि गाइस वहाँ पर खुदाई कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, वहाँ पर पता लगाया। तो कब गाइस? इंपॉर्टेंट है, डेट हमको नोट डाउन करनी होगी, 1921 ईस्वी। कब ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। किसने? दयाराम साहनी जी। दैट्स ऑल गाइस, क्लियर। आगे देखते हैं, प्रारंभ में उत्खनन कार्य, क्या उत्खनन कार्य? सिंधु नदी घाटी, कहाँ? सिंधु नदी घाटी में ही किया गया, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गाइस स्टार्टिंग में सिंधु घाटी नदी के किनारे ही, घाटी के निकट ही, ठीक है, उत्खनन कार्य शुरू किया गया, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दैट्स ऑल क्लियर। ओके गाइज, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन को टफ होंगे। एक पहला, दयाराम साहनी जी ने, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो है अवशेषों का पता लगाया, और कहाँ हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के किनारे। दैट्स ऑल। आगे बात करें गाइज ऋग्वेद। हमको गाइज अपने जो है विषय में, प्राचीन भारत के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? हमने अभी गाइज बात किया था टॉपिक वेदों से। तो गाइज पहले कौन सा वेद है? 4 वेद हमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आइए गाइज ऋग्वेद पे चलते हैं। तो ऋग्वेद से क्या क्या लिखा है? लिखा है ऋग्वेद, किसकी गाइज पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्यों गाइज? क्योंकि रचनाओं का जो क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी की जाती है ना, उसका जो लर्निंग की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, नोट डाउन कर लिया। 1 राउंड में कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचनाएं। लर्न करना बहुत आसान, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग है 10 मंडल, 1028 सूक्त एंड 10,462 रचनाएं। गाइस दैट्स ऑल क्लियर। ठीक है, तो हिंदी में आकर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 1462, यानी 1462 क्या रचनाएं। समझ में गई? 10,462 रचनाएं। ठीक है गाइस, आगे 10,462 यस। आगे लिखा है इसके पढ़ने वाले, जिन्होंने इसको अध्ययन किया, स्टडी की, उन जो ऋषि थे उन्हें होत्र कहते। क्या कहते थे? होत्र। क्या कहते थे गाइज? उनको स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता था गाइज? होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। गाइज क्लियर, क्या कहा जाता था? होत्र कहते थे। दैट्स ऑल। आगे बात किया जाए तो इसमें आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि आर्यों की कैसी राजनीतिक प्रणाली थी, और इतिहास के विषय में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है गाइस, ऋग्वेद में ही हमने जैसे क्या पढ़ा था, अभी आपको फिर से थोड़ा सा रिवीजन करा दी थी, अगले वीडियो जाके देखिए, जिसमें बताया गया था कि बताइए हमको ये जानकारी कहाँ से मिली थी, किसके बारे में? ऋषभदेव आदिनाथ, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे, उनके विषय में जानकारी हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। दैट्स ऑल क्लियर।
ओके गाइस, ठीक है। स्टेप टू स्टेप गाइड हम कड़ी जोड़ कर अगर पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर चेन ये नहीं टूटने पाएगी तो गाइस हमको अच्छे से लर्न होगा। इसलिए हमको जो है चेन ऐड करनी। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर कि चेन ऐड नहीं करके पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग नहीं, बोरिंग हो जाएगा। कभी आप हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर नहीं लर्न करिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लर्न करिए, क्योंकि फिर आप उसको कन्फ्यूजन होगा। आप इसको एक स्टोरी टाइप पढ़िए, एक मूवी टाइप जैसे हम लोग क्लियर करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। दैट्स ऑल। आगे बढ़े गाइस, लिखा है विश्वामित्र, किसकी बात की गई है? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद। ऋग्वेद पुराने ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल, किसके मंडल? तीसरे मंडल में सूर्य देवता यानी सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। क्वेश्चन कई एग्जामों में पुटअप हुआ है कि गायत्री मंत्र पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन पुटअप होता है एग्जाम में। क्या पूछा जाता है? गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। कहाँ से गाइज? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ऋग्वेद के गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। कौन? ऋग्वेद का तीसरा। आई गेट दैट्स ऑल क्लियर। इसमें इंद्र के लिए 250 इंपॉर्टेंट है, इंद्र के लिए 250 250 एंड अग्नि के लिए, ठीक है, 200 यानी 200 ऋचाओं की रचना की गई है। दैट्स ऑल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे गाइस चलते हैं। ओके गाइस, क्लियर हो रहा है? आगे बात करें तो गाइस, ठीक है, आगे देखें। अब हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद क्या सेकंड स्टेप पे पहुंच रहे हैं, यजुर्वेद। कैसे होते? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, तो हम ऋग्वेद हो गया। अब तो पूरा पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या लिखा है? सस्वर पाठ करने के लिए मंत्रों, किसको? मंत्रों तथा बलि के समय उच्चारण करने के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसमें मंत्र और बलि के समय जो नियम हैं उनका क्या संकलन है, यानी कि जो लिखे गए हैं, क्या स्टेप है कि किस मंत्र के बाद कौन सा मंत्र हमको बोलना चाहिए, ये सब कहाँ है? यजुर्वेद में मिलता है। और इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। अब गाइस फिर से होता है कि अगर इसके पाठ करते क्या कहते हैं गाइस? अभी हमने बताया क्या? होत्र, ठीक है गाइस, होत्र। क्लियर हो गया? होत्र कहते हैं। क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे बात की, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यही चीज़ इसको इम्पॉर्टेंट कर दिया, यही लाइन को। क्यों? क्योंकि एक ऐसा वेद यही है यजुर्वेद जो कि गद्य एवं पद दोनों में है, ठीक है, यानी कि पोयम में भी गाइस बात करें तो इंग्लिश में पोइट्री में भी और जो है स्टोरी में भी, ठीक है गाइस, दोनों में है, ठीक, यानी गद्य और पद, ठीक है। आगे क्लियर, थर्ड स्टेप पहुंचते हैं जो तीसरा वेद हमारा सामवेद। सामवेद से भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। सामवेद से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है बताते हैं। सामवेद में गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है, इसके पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप होता है क्या कि जो है ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत का वेद भी कह सकते हैं, संगीत से रिलेटेड है, तो कौन? सामवेद। जिसमें क्यों? क्योंकि इसमें गाई जा सकने वाली, कैसी गाई जानी? पोइट्री है। क्या है गाइस? बात करेंगे इसमें तो पोइट्री है, गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन इसमें है। इसके पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? ये इसका नाम इंपॉर्टेंट, उद्धार्थ। नंबर 1 ऋग्वेद में जो गाय स्टडी किया है उसको क्या कहते हैं गाइस? होत्र। यजुर्वेद में जो स्टडी किया है उसे अर्धायु, और जो सामवेद में है उसे उद्धार्थ कहते हैं। चलते हैं फोर्थ एंड लास्ट पे, यजुर्वेद। यह वेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद नाम है, इसलिए इसको लिखा था अथर्वा ऋषि ने, इसलिए इसे क्या नाम हो गया? अथर्ववेद। आगे गाइस चलते हैं, क्लियर हो रहा होगा। अथर्ववेद में क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं गाइस। अथर्ववेद में इसमें रोग निवारण, क्या? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप अभिशाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि का वर्णन है। इसमें बहुत सारे टॉपिकों पर लिखा गया है। अथर्ववेद किसने लिखा था? अथर्वा ऋषि, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। दैट्स ऑल क्लियर। आगे इसमें सभा, यस, फिर ये इंपॉर्टेंट हो गया, पुटअप हो गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि सभा और समिति की सभा और समिति किसकी 2 पुत्रियां हैं? तो प्रजापति की। फिर ये कहाँ कहा गया है? इसका संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद को किसने लिखा? अथर्वा ऋषि ने। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद क्या अथर्ववेद आया, ठीक है, उसको पढ़ने वाले को अर्धायु कहते हैं। फिर ठीक सामवेद आया जो गा जा सकने वाली हैं, ठीक है, और इसके बाद ये आ गया अथर्ववेद, ठीक, जिसको अथर्वा ऋषि ने लिखा है। दैट्स ऑल क्लियर। ओके गाइज,
आगे चलते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि नोट देखो हमने यहाँ लिख रखा है, इसलिए गाइस सबसे प्राचीनतम वेद जो कि पुराना है ऋग्वेद, सबसे इसलिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आया। और सबके बाद का वेद यानी कि न्यू है जो अथर्ववेद, इसलिए लास्ट में आया अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम कौन सा है? ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद जो लेटेस्ट है वो अथर्ववेद है, जिसको अथर्वा ऋषि ने लिखा था। दैट्स ऑल। आगे पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम एवं प्रमाणिक है। पुराण कितने हैं गाइज? हमारे 8। कितने पुराण हैं गाइज? 8 पुराण है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण। तो उसमें जो सबसे पुराण जो है पुराना है वो है मत्स्य पुराण, जो सबसे प्राचीनतम और प्रमाणिक है। दैट्स ऑल। हीनयान लिखा है, हीनयान का प्रमुख बुद्ध के चरित्र गाइस 2 थे ना, हीनयान और महायान। हाँ, तो हीनयान का प्रमुख कथा क्या है? कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र और अनेक कथाओं का वर्णन है। दैट्स ऑल। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आगे बात किया जाए तो गाइस ठीक है, देखते हैं सिंधु सभ्यता में 3 प्रकार। अब पहुंच चुके हैं गाइस सिंधु घाटी की संस्कार होते थे, यानी कि जब जो कोई ट्रेजेडी हो जाती थी तो उसके बाद 3 स्टेप थे इंसान के दाह संस्कार, यानी कि लास्ट जो अंतिम क्रियाक्रम करने के। तो पहला क्या होता था? दाह संस्कार यानी जला देना। पूर्ण समाधान यानी कि जो है क्या करना है उसको, मतलब जो मिट्टी में गाड़ देना। और एक आंशिक समाधान पारसी धर्म में, जो कि वर्तमान है आंशिक समाधान। 3 स्टेप होते थे। सिंधु सभ्यता के घरों, इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता के घर जो होते थे, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्यतः सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, यानी कि विंडो टाइप दरवाजे रहे होंगे। अगले लिखा लोथल एकमात्र शहर, यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लोथल एकमात्र ऐसा शहर था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष पाए गए उनसे तो ये पता चला कि उनके दरवाजे थे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते, लेकिन लोथल से ऐसा मिला कि उनके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। क्लियर। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन पद्धति थी। नगर नियोजन पद्धति क्या थी गाइज? वो जो अपने नगर रहते थे उसके चारों तरफ मन कहते हैं कि बाउंड्री टाइप बना रखी थी ना, ताकि दूसरी सेना या दूसरे जो है आक्रमण ना कर सके। उनकी जो पद्धति थी ऐसा कुछ सिस्टम रहा होगा। आगे बात करें तो सैधव नगर ग्रिड विन्यास। सैधव नगर में कैसा है? सैधव नगर ग्रिड विन्यास पद्धति पर बने थे। सड़क के दूसरे ओर समकोण पर काटती थी, जो कि सड़क को दूसरे ओर समकोण पर काटती है, 90 अंश एंगल पर। सैधव सभ्यता में 3 प्रकार के अंतिम दाह संस्कार का साक्ष्य मिलता है। सैधव लोग लोहे का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट बन गया, यही बात तो इसे इंपॉर्टेंट बनाती है। फिर पुटअप हो जाता है क्वेश्चन कि किस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान यानी आयरन के विषय में नॉलेज नहीं था? तो सैधव लोगों को आयरन के विषय में लोहे का ज्ञान नहीं था, तथा वे कांसा धातु का प्रयोग करते थे। कांसा का उन्हें ज्ञात था। ओके गाइज, सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसीलिए कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों गाइज? क्योंकि उनको कांसे का ज्ञान था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट कि क्या कुछ चीज़ें मिली हैं, उनका क्या मतलब? जैसे काली बंगन से हमें काली चूड़ियाँ मिली हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब कि पहले जो काली चूड़ियाँ थी रही होंगी। ठीक है, तो क्या हुआ? काली बंगन से काली चूड़ियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और काली बंगन में काली चूड़ियाँ। आगे धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा था। सिंधु सभ्यता के लोग गन्ने से अपरिचित थे। यस गाइज, उन्हें शुगर केन यानी गन्ना के विषय में नॉलेज नहीं था। वो मिठाई के लिए क्या प्रयोग करते थे? शहद। ठीक है, बिहायु यानी कि शहद के विषय में, हनी के विषय में उन्हें मालूम था। हनी के विषय में वो लोग जानते थे, लेकिन गन्ने से अपरिचित थे। शुगर केन के विषय में उन्हें कोई नॉलेज नहीं था। दैट्स ऑल। सैधव लोगों को घोड़े और हाथी यानी कि हॉर्स एंड एलिफेंट का ज्ञान था, परंतु उन्हें पालतू बनाने का साक्ष्य नहीं मिले। क्यों गाइज? वो उन्हें पालतू नहीं बनाते थे, बांध कर नहीं रखते थे, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज़ के साक्ष्य जरूर मिले कि घोड़े और हाथी का ज्ञान उन्हें था, इसके विषय में उन्हें नॉलेज थी। सुम्य सभ्यता में गाय के साक्ष्य नहीं मिले। गाय यानी कि काऊ के विषय में उन्हें नॉलेज शायद ना रहा होगा, उसके साक्ष्य नहीं मिले। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाला सांड यस गाइस पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड पूंज था। सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे, जिसके साक्ष्य मिले थे। उस समय वो क्या था? पूजनीय था। दैट्स ऑल। आगे देखते हैं गाइस।
आगे बात करें तो गाइज ठीक है, और क्या देखते हैं सिंधु घाटी। धौलावीरा का अर्थ था सफेद कुआं। क्वेश्चन पुटअप होता है कि धौलावीरा का क्या अर्थ था, सफेद कुआं। आगे लिखा है सैंधव लोगों का मुख्य भोजन, किसका, सैंधव लोगों का, सैंधव सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन जौ और गेहूं, और उन्हें तरबूज, मटर, खरबूज, बाजरा का ज्ञान था। ये चीज़ें भी तरबूज, मटर, खरबूज और बाजरा के विषय में भी जानते हैं। जौ और गेहूं का भी उन्हें ज्ञान था। मनोरंजन के लिए सैंधववासी क्या करते थे, पहले टीवी तो था नहीं रहा होगा ना, तो क्या करते थे गाइस, हाँ थोड़ी कॉमेडी भी हो जाए नहीं तो बोरिंग लगे चैप्टर, तो क्या करते थे वो, मछली पकड़ना। क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, और पक्षियों को आपस में लड़ाना, जैसे तीतर लड़ाना ना। आगे चौपाल, पासा खेलना और पैसा खेलना। और वो महाभारत में क्या होता है, क्या खेलते थे, शकुनी क्या कहते थे उसको, जो भी हो गाइस नाम नहीं याद आ रहा, तो उसको भी खेला जाता था। ये सब चीज़ों के साथ वहाँ से आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये आयताकार ईंटों का प्रयोग करते थे जो 4:2:1 में रहती थी, यानी थी। आगे लिखा है कि तो आयताकार ईंटों का प्रयोग करते थे जो 4:1 के रेशियो में थी। ठीक है, दीवार के कोने बनाने के लिए एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। कोने बनाने के लिए किसकी, एल आकार की ईंटों का प्रयोग करते थे। दैट्स ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आगे बात किया जाए तो गाइस क्या है, इस सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा पुरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे। किसकी, मातृ देवी तथा पुरुष देवता पशुपति की पूजा करते थे। सैंधव लोग अफगानिस्तान, ईरान से, आगे लिखा है टीन खेतड़ी, राजस्थान। अच्छा, यानी कि सैंधव लोग के जब खुदाई हुई तो अफगानिस्तान टीन, खेतड़ी राजस्थान से तांबा, और दक्षिण भारत अफगानिस्तान से सोने, महाराष्ट्र से नीलमणि, बालूचिस्तान राजस्थान, गुजरात के खेतड़ी से मोहरों का आयात करते थे। यहाँ से चीज़ लाते, और आयात करना मतलब लाते थे। ठीक, आयात निर्यात मतलब ले जाना, तो आयात ही लिखा है, लाते थे। आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा, इंपॉर्टेंट, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहा जाता था। पर्दा प्रथा एवं वेश्या, क्या लिखा है, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। क्या, पर्दा प्रथा सभ्यता में प्रचलित थी, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। दैट्स ऑल। क्लियर हो रहा है गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छे से चलते रहें। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइस, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। कैसे गाइस, कॉटन और वूलन के जो वस्त्र होते थे, क्लॉथ होते थे, उनका प्रयोग करते थे सैंधववासी। वास्तविक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु घाटी के नगरों में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। तो स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक का जो चिन्ह हुआ उसके तो अवशेष मिले। जो स्वास्तिक का चिन्ह गाइस ऐसे 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 होता है ना गाइस, का चिन्ह होता है, उसके तो अवशेष मिले। सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की देन, वहीं से इसको पाया गया। लेकिन उनके नगरों में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले। वह टेम्पल, जो टेम्पल थे उनका हाँ अवशेष नहीं मिले, इसका मतलब मंदिर ना रहे होंगे। आगे पिग्गट, क्या लिखा है गाइस, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य यानी बहुत बड़ा राज्य रहा है, उसकी दोनों जुड़वा राजधानी कहा, यानी कि उसी की थी। किसने कहा, पिग्गट ने। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर सकते हैं। रोमन सिक्के अरिकमेडु पांडुचारी के निकट से प्राप्त हुए। रोमन के सिक्के भी प्राप्त हुए जिनको अरिकमेंडू कहते थे। कहाँ से, पुडुचेरी के निकट जी, ठीक है, जिसे पांडुचेरी कहते हैं ना। आगे लिखा है, आगे बात करें तो गाइस, सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारक बाढ़ था। सैंधव सभ्यता का विकास कैसे हुआ गाइस, बाढ़ हुआ। सैंधव सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली शासन क्या था, कारण क्या था, बाढ़ से सैंधव सभ्यता का विनाश हो गया था। आगे दैट्स ऑल गाइज, ये क्लियर हो गया। बस इसके बाद आपको एक लेक्चर और देखना है, ठीक है गाइज। उसके बाद हम लोग जो पूरा प्राचीन भारत कवर कर लिया है, अब आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना। अगर अच्छा लगा एक बार गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ठीक गाइज, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए गाइज। बेल आइकन मत दबाना मत भूलिए, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो मैं जो नए वीडियो इसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो फिर प्रॉब्लम आप होते हैं। और मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे हम अच्छे से लाइव क्लास में आ चुके हैं। जो है सब्सक्राइबर मेरे बढ़वाते रहिए और देखते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा गाइस, ओके, बेल आइकन।